बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो जापान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने कल एक प्रोग्राम किया, एक प्रोग्राम हम आज भी करने जा रहे हैं जापान में, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये इंसानी हकूक़ के हवाले से प्रोग्राम है, और इसमें जो सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है पाकिस्तान में, जो ख़वातीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, ख़ास तौर पे एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है जो उसके साथ और एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया गया, जैसे इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं, आवाज़ों को दबाया जा रहा है, मीडिया की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, और पूरे मुल्क को एक कंट्रोल जैसी सूरत हाल में रखा हुआ है। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जिस अंदाज़ में पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को जकड़ लिया है, इसके ख़िलाफ़ हम यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी दुनिया में भी जाएंगे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े दाद के मुस्तहिक हैं। वो हर जगह पे भरपूर अंदाज में अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस आवाज़ को मज़ीद मजबूत बनाना पड़ेगा। तो एक तो जापान के लोगों का बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मैं उनसे मिल रहा हूँ, और उनके जज्बात भी मुख्तलिफ नहीं हैं। जैसे यूरोप में लोगों के जज्बात थे, जैसे बरतानिया में लोगों के जज्बात हैं, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में लोगों के जज्बात हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो नहीं मानते। ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया, वो इसको एक संगीन जुर्म समझते हैं, और वो इसके ख़िलाफ़ डट कर खड़े भी हुए हैं। अब नाज़रीन आ जाएँ रूटीन की खबरों की तरफ। ताहिर अशरवी साहब का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, उन्होंने जवाब दिया। वो हम लोगों को भगोड़ा बोलते हैं, वो ये कहते हैं तो जनाब के आप लोग पाकिस्तान से भगोड़े भागे हुए हैं, कुछ डॉलर वालर आप लेते हैं। ताहिर अशरवी साहब, इतने पैसे हम पाकिस्तान में कमा रहे थे तो हमें क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान से बाहर आने की। नौकरियाँ चली गईं, कारोबार चले गए, सारे के सारे ख़ानदान उजड़ गए, घर वीरान हो गए। ये सारा कुछ करने के बाद कोई आदमी को थोड़े से पैसे कमाएगा, आपको लगता है? कोई दिमाग आपका काम करता है? कोई अकल में बात आपके घुसती है? तो ताहिर अशरवी साहब के ख़िलाफ़ जो हम लोगों ने, और इनके ख़िलाफ़ नहीं, जो दरबारी मुल्ला हैं उनके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई थी। मैंने उसके बारे में जो ख़ास तौर, मैं अपनी बात करूँगा, बाकी नहीं करता मैंने ख़ास तौर पर 3-4 चीज़ें उठाई थी, तो इस पर ताहिर अशरवी साहब ने जवाब दिया। एक तो वो ये कहते हैं कि हमने इस्तिस्ना पे क्यों नहीं बात की। मैं ARY पे बात कर चुका हूँ, मालिक के प्रोग्राम में, और वो बात ये है कि इस मुल्क में एहतसाब भी गैर इस्लामी है, गैर शरई है, और इस मुल्क में इस्तिस्ना भी गैर इस्लामी है, गैर शरई है। और ये क्या बात हुई कि क्योंकि एहतसाब का तरीका इस्लामी नहीं है, लिहाजा इस्तिस्ना जो गैर इस्लामी और गैर शरई आर्मी चीफ ने ले लिया है ताहयात, तो फिर इस पर भी बात नहीं करते। जब एहतसाब पे नहीं हो रही तो इस पर भी नहीं हो रही, जब एहतसाब ठीक हो जाएगा तो ये इस्तिस्ना पे भी बात कर देंगे। ये इनका अंदाज़ है, अंदाज़ा करें आप। भाई मौलवी साहब, अगर एहतसाब का निज़ाम गैर इस्लामी और गैर शरई है, तो आप ये बताइए कि आपने इस गैर इस्लामी और गैर शरई निज़ाम के ख़िलाफ़ कब तहरीक चलाई, कितनी आवाज़ उठाई, कहाँ कहाँ गए, कौन सी खिदमत सर अंजाम दी, और इसके मुकाबले में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आप लोगों ने लाकर सामने रखा कि जनाब ये बनना चाहिए। लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए। और एक चीज़ अगर गैर शरई है तो क्या उसकी वजह से दूसरी गैर शरई चीज़ जो है वो जस्टिफाई हो जाती है? यानी इस्तिस्ना को जस्टिफाई करने का तरीकाकार उन्होंने ये बताया कि एहतसाब का निज़ाम जो है ना वो शरई नहीं है, लिहाजा इस्तिस्ना। भाई सज़ा और जज़ा का निज़ाम शरई है या नहीं है? बाकी जराइम जो होते हैं वो शरई है या नहीं है? उनका निज़ाम, कातिल को सज़ाए मौत देना शरई है या नहीं है? मौलाना साहब खुदा का नाम लें आप, यानी आप इस्तिस्ना को ऐसे जस्टिफाई करेंगे? तो अगर एहतसाब का निज़ाम गैर शरई है और इसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि इस्तिस्ना जो है वो भी गैर शरई है, तो चलने दो दोनों को। तो फिर ऐसे तो आप हर पाकिस्तानी को इस्तिस्ना दे दें, क्योंकि एहतसाब का निज़ाम जो है वो गैर शरई है। फिर तो सबको आप इस्तिस्ना दे दें ना, सबको आप मौका दे देंगे, सारे के सारे इस्तिस्ना ले लें। ये क्या बात हुई? सहाबा इकराम ने नहीं लिया, उलमा इकराम ने नहीं लिया, आज तक खुलफाए राशिदीन ने नहीं लिया, अल्लाह के नबियों ने नहीं लिया, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? तो एक तो मौलाना साहब आपकी बात का सर पाँव नहीं है। लोग ना अक्लमंद हैं, अब लोगों को शऊर है, लोग सवाल पूछते हैं फिर जवाब मांगते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको सवाल कुछ और जवाब कुछ और, ये लोग आपको बेनकाब करेंगे, और बार बार कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी कि फ़लस्तीन पर, इसराइल पर भी बात हुई है, हमास पर भी बात हुई है। सुनाओ सुनाओ कहाँ बात हुई है? क्या आपने पूछा वज़ीर-ए-आज़म से कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के उस मंसूबे के ऊपर जिसमें हमास को गैर मुसल्लह करना है और फ़लस्तीन के अंदर एक इस्लामिक फ़ोर्स जो है मुल्कों की बनेगी, स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स, उसको तैनात करना है,
और उस फोर्स का काम है हमास को गैर मुसल्लह करना और फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में एक ऐसी दीवार बनना जो इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये तो बाकायदा चीज़ें लिखी पड़ी हैं। तो मौलाना साहब इस पर आपने कहाँ बात की, सुनवाएं मुझे, सुनवाएं ना। किस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि आपने इस पर बात की है? दें कोई गारंटी, लाएं कोई चीज़ सामने रखें। मोहम्मद बिन सलमान ने जब से डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्होंने बैठ के, और जब वो अमेरिका गए और जब से वहाँ से मामला बदला है, तब से इनका पैंतरा बदला है। ये तो पूरी तरह तैयार थे सारा कुछ करने के लिए, ये तो हर चीज़ करने के लिए तैयार थे। तो मोहम्मद बिन सलमान ने वहाँ जाकर कह दिया कि जनाब फ़लस्तीन के बारे में सोचें, पहले उसकी रियासत बनेगी, तो ये क्रेडिट गोज़ टू मोहम्मद बिन सलमान। ये तो तैयार बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर, जो वो कह रहे हैं वो करने के लिए। बहरहाल मौलाना ताहिर शबीर साहब, आपने बताया नहीं कि कब आपने इद्दत के केस के खिलाफ आवाज़ उठाई इन दोनों साहिबान के सामने, कब आपने इंसानी हकूक़ के मामलात पे आवाज़ उठाई इन दोनों हजरात के सामने, कब आपने जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज़ उठाई इन दोनों हजरात के सामने, कब आपने आज़ादी इज़हार राय को कुचलने के खिलाफ आवाज़ उठाई इन दोनों साहिबान के सामने, कब आपने मैंडेट को चोरी करने के खिलाफ आवाज़ उठाई इन दोनों साहिबान के सामने? दिखाएं ना, दिखाएं कौन सी तनकीद। हमने तो जो विजुअल देखा उसमें आपकी तारीफ़ें ज़मीन आसमान के आप लोगों ने कलाबे मिला दिए। आप लोग तो वहाँ पे तारीफ़ें कर रहे थे और अब अवाम आपको कर रही है नंगा, अवाम कर रही है आपके ऊपर तनकीद, और अवाम बता रही है कि जनाब आप लोगों की औकात क्या है। तो जब अवाम आपको बता रही है तो आपको तकलीफ़ हो रही है ना मौलवी साहब, ये होगी आपको तकलीफ़, क्योंकि पाकिस्तानी आगे निकल गए, आप लोग बहुत पीछे रह गए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब पाकिस्तान की अवाम बनेगी, और पाकिस्तान की अवाम को अपनी आवाज़ उठाने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब कितना कुछ लेंगे लोग, एक हद से ज़्यादा आप नहीं दबा सकते। इमरान खान की आवाज़ को देंगे कितना दबाया गया, जेल के अंदर बंद है, इसकी क्या शरई हैसियत है ज़रा ये भी बताएं कि एक लीडर है उसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उसे बाहर नहीं आने दे रहे, उसकी शक्ल किसी को नहीं देखने दी, उसकी आवाज़ किसी को नहीं सुनने दी। ज़रा इसकी भी शरई हैसियत बताएं ना, किस कैपेसिटी में ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके ऊपर तो मौलवी नहीं बोलते। अब इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखना, और कैद तन्हाई एक टॉर्चर है, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कन्फर्म किया है। उन्होंने कहा जी ये एक तरह का टॉर्चर है और ये टॉर्चर इमरान खान पे किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि ये टॉर्चर ख़त्म किया जाए, ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है। और उसके बाद जो है वो एक आलमी सतह के जाने माने वकील हैं इंसानी हकूक़ के, उनका भी ये जेरेड जेंसर, इनका भी स्टेटमेंट आया इंसानी हकूक़ के हवाले से जो इमरान खान के साथ हो रहा है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त दायर की गई है। ये इतना सिंपल नहीं है। इमरान खान के साथ जो ये निज़ाम कर रहा है, इससे पहले किसी वज़ीर आज़म के साथ नहीं किया गया, किसी हुक्मरान के साथ नहीं किया गया। और अगर ये सिलसिला ना रोका गया तो पाकिस्तान की बदनामी बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आना। इस तरीके से जैसे आपने लोगों को दबाया हुआ है, इस तरीके से जैसे आपने डंडा चलाया हुआ है, इस तरीके से कभी भी किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हसीना वाजिद फार्मूले पे आप काम कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ? वही हुआ ना जो बांग्लादेश में सबने देखा। तो इसी फार्मूले के साथ आप पाकिस्तान में डिफरेंट नताइज कैसे ले आएंगे? ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। फैज़